देखो ऐसा है कि गरीब आदमी लीगल बिल्डिंग में फ्लैट नहीं ले सकता। आज लीगल बिल्डिंग में आप लेने जाएंगे फ्लैट, तकरीबन 30 और 40 लाख का वो फ्लैट होता है। तो गरीब आदमी में कोई पर्याय नहीं होता, तो क्या करता है बेचारा, ऐसी छोटी मोटी कोई इलीगल कंसेप्ट में ढूंढता है जहाँ पे उसे 5 लाख 7 लाख 8 लाख के अंदर फ्लैट मिल जाते हैं। ये बात मैंने हमारे थाना के कमिश्नर सौरभ राव से कही थी कि सर वहां पे जो लोग रह रहे हैं, जो फ्लैट्स हैं, उसकी कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं हो, 7-8 लाख के अंदर लोग फ्लैट लेते हैं और लेकर के रहते हैं। तो ये पर्यायी आपको एकोमोडेशन जो है महानगर पालिका का कर्तव्य था या हमारी स्टेट गवर्नमेंट का कर्तव्य था कि किस तरीके से एसआरए ला करके, क्लस्टर ला करके यहाँ के गरीब जनता को अच्छे से घर बना। हमारे यहाँ के मंत्री जो है, यहाँ के हमारे यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं, वो इसी विभाग के मंत्री थे, हाउसिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर थे। क्या उन्होंने एक घर बनाया मुमरा कौसा के लिए? अगर वो बनाते, आज जिस तरीके से थाना के अंदर हमारे एकनाथ जी शिंदे साहब ने तकरीबन 26,000 फ्लैट्स को बनाया है और बना करके गरीबों के अंदर वो घर का वितरण किया गया है, क्या अगर हमारे यहाँ पर उस तरीके से अगर फ्लैट बनते, मैं आपसे भी पूछा शाहिद भाई कि अगर यहाँ पर इस तरीके अगर फ्लैट बनते तो क्या ये इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पर पनपता? नहीं पनपता। हमको कहीं ना कहीं इनको रूल में लाना पड़ेगा, इनको आपको लॉ बुक्स के अंदर लाना पड़ेगा। और इसके लिए बेहतरीन उदाहरण ये था कि हमारे यहाँ का जो हाउसिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर है, वो यहाँ पर अच्छी स्कीमें लाता है, अच्छी स्कीमें ला करके रीडेवलपमेंट प्रोसेस करके जो LIG कॉलोनीज होती है, जिसे लो इनकम ग्रुप कहते हैं, या गरीबों के लिए जो घर बनाया जाता है, या प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई जाती है, इस तरीके के करने चाहिए थे, नहीं किया। चलो ठीक है, वो जाने दो, वो किया नहीं किया वो उनकी मर्जी है। मगर हम यहाँ पर हमारे पब्लिक के साथ, हमारी जनता के साथ तो हम लोग ठाम बने से यहाँ पर खड़े हैं। हम कोशिश ये करें किसी को भी बेघर ना किया जाए, जो कर दिए कर दिए। उसमें भी मेरी भागदौड़ रही हमेशा से। आपके पार्टी के ही डेप्यूटी CM अजीत पवार, दादा अजीत पवार, तो जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है हाईकोर्ट द्वारा, भेदभाव किया जा रहा है, भेदभाव की कार्रवाई सिर्फ शील इलाके और इन इलाकों में कार्रवाई की जा रही है, मुंगरा जैसे इलाकों में हाईकोर्ट के आदेश पर ज्यादातर मुस्लिम समाज जहाँ रहते हैं वहीं कार्रवाई की जा रही है। इस पर लेकर क्या बताओगे? आपके पार्टी के डेप्यूटी CM अजीत पवार भी है, तो क्या शिकायत दाखिल करोगे? इस पे क्या मामला बताओगे? हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको करेक्शन कर लूं कि मैं अजीत पवार ग्रुप से नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। मैं हमेशा कांग्रेस से ही इलेक्शन लड़ा और मैं हमेशा कांग्रेस के अंदर ही पदाधिकारी रहा। आज भी मैं कांग्रेस का एक क्रियाशील मेंबर हूँ। अजीत पवार ग्रुप के नहीं, मैं अजीत पवार ग्रुप का नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ। मैं नजीमुल्लाह साहब के साथ में हूँ। हाँ, मैं इसलिए नजीमुल्लाह साहब के साथ में था कि हमें कहीं ना कहीं हमें ये दिख रहा है कि हमें हमारी मुस्लिम क़यादत को पैदा करना चाहिए। इसके लिए हमें हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं कि मुमरा कौसा एक बहुमूल्य मुस्लिम इलाका है, जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है, और यहाँ पर अगर हमारी मुस्लिम क़यादत नहीं पैदा होगा तो कहाँ पैदा होगा? इसके लिए मैं नजीमुल्लाह के साथ में। आपका पहला सवाल रहा। दूसरा सवाल ये, शायद मैं 2 मिनट का सवाल का पूरा कर लूं मैं। दूसरा सवाल आपका यह है कि भाई महानगर पालिका या स्टेट गवर्नमेंट की जो हमारी हाईकोर्ट है, वो दुर्व्यवहार कर रही है, 2 नजर से 2 लोगों को देख रही है, भेदभाव कर रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दीवा के अंदर रेलवे ने एक पिटीशन दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहां पर रेलवे जीत गई और 9 बिल्डिंगों को तोड़ने का ऑर्डर आया, मगर वहां पर लोग हथौड़ा लगाने को नहीं गए। तो ऐसा क्यों है कि मुमरा के अंदर हो रहा है? इसको थोड़ा समझने की जरूरत है कि देखो, दीवा के अंदर जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या पॉलिटिकल जो लोग हैं, उनके पास विल है, उनके पास एकता है, एकजुटता है, वो एक साथ में मिल करके काम करते हैं। हमारे यहाँ मुमरा कौशल हमारे को लीड करने वाला कोई भी नहीं है। हर आदमी अपने तरीके से, फरीम भाई आगे अपनी बात कर लिए, शालम भाई अपनी बात कर लिए, माया अपनी बात कर लिया, शमीम खान साहब आगे अपनी बात कर लिए, या कोई और नगर सेवक है वो अपनी बात कर लिया। तो इस तरीके से हमारे मुमरा कौशल के इन जो फ्लैट ओनर्स है, इस तरीके के जो बेघर होने वाले लोग हैं, इनको अगर बचाना है तो सबको एकजुट होकर अपनी पार्टी से ऊपर उठ करके काम करना पड़ेगा, तभी कहीं जाके ये बहुत बड़ा मसला हमारा हल होगा। आज कलवा में बिल्डिंग बनी, मेन नाके के ऊपर बनी, के तोड़ा गया? उसको नहीं तोड़ा गया, ताजुर कार्रवाई की और चले गए ऑफिस से। दीवा में काम भी चालू है और उनको संरक्षण भी मिला हुआ है बेहतरीन तरीके का। तो ये दुर्व्यवहार हो रहा है, इसकी बहुत बड़ी वजह है जो हम लोग हैं, क्योंकि हमारे पास पॉलिटिकल विल नहीं है। अगर हमारे पास पॉलिटिकल विल होती तो मुमरा के अंदर भी हमारे सामने कोई ना कोई ढाल बन के खड़ा होता था। राजू भाई जी, नजीब भाई के आप साथ में जी, और उनको लीड भी करते हैं। जी बिल्कुल लीड करते हैं। तो नजीमुल्लाह साहब ने अभी तक के ये पूरी कार्रवाई के ऊपर कोई ऐसी आवाज नहीं उठाई, इस कार्रवाई को रोकने के लिए किसी तरह से भी बात नहीं की गई, और मुसलमानों के घर धड़ल्ले से तोड़े जाए। और इसके अलावा यहाँ पर अभी तक के आज लीड लेने के बाद ये बिल्डिंग पहले तोड़ दी गई थी, यहाँ के नहीं आया था, तभी नहीं आया था, इसको बनाया है जी। आज वापिस इनकी नौबत रास्ते पे आ गई। बिल्कुल। तो आज 60 लोग बेघर होने वाले हैं, फिर भी यहाँ पर नजीब भाई दिखाई नहीं दी। और एक चीज, आप सब पार्टियों के लोग आप दावे तो कर रहे हैं, मगर अभी तक के आप कमिश्नर से भी बात कर रहे हैं, मगर कमिश्नर के ऊपर कंप्लेन क्यों नहीं कर रहे आप लोग? सर, आप लोग ये नहीं साबित कर सकते राजू भाई, एक इलीगल बिल्डिंग बनती है तो ट्वीट के जरिए भी कमिश्नर को मेल हो जाता है, ट्विटर मेल भी जाता है, उसके टेबल के ऊपर लेटर भी जाते हैं, काफी पार्टियों के जाते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं कमिश्नर भी पूरी तरह मिला जुला है, और ये पूरी मिली जुली सरकार और उन अधिकारियों के ऊपर
इंक्वायरी नहीं हो रही है और लगातार इन जीपी बिल्डिंग बोल के मुसलमानों को बेघर क्यों किया? सबसे पहले तो आपको मैं एक बात बता दूं कि आपने 2-3 सवाल एक साथ में कर दिए हैं। एक तो आपने ये कहा कि नजीमुल्लाह साहब यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे हैं। नजीमुल्लाह साहब का इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर देखो, उनकी बहुत बड़ी आबादी है राबड़ी की, तकरीबन 50 से 60 हजार लोग वहां पर रहते हैं। वहां पर उन्होंने कभी इलीगल कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट नहीं किया और ना कभी बनने दिया। वो हमेशा ये चाहते हैं कि लोगों को चैनलाइज करके लीगल वे से उनको घर दिया जाए। सुने मेरी बात सुनो। यहाँ पे क्लस्टर है, किसने आपको बोल दिया कि हमारे पास क्लस्टर नहीं? हमारे पास भी यूआरपी है। हमारा 35, 36, 37, 38 एंड 39 5 हमारे पास यूआरपी अर्बन रिन्यूएबल प्लान हमारे मंजूर हो चुके हैं। मुमरा कौसा के लिए, पूरे मुमरा कौसा के लिए मंजूर है। हमने आनंद कोलीवाला का पहला हमने ग्रीन ब्लूप्रिंट निकाला है। आपको शायद मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा होगा। हमने आनंद कोलीवाला पहला फेज में लिया, सेकंड फेज हमारा कौसा का हिस्सा लेने वाले हैं हम लोग। और हम प्लान करके जितने भी इलीगल बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं उनको किस तरीके से लीगल घरों के अंदर डाला जाए उसके ऊपर हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारा वर्तक नगर और वागले स्टेट है। मैंने कई बार अपने इंटरव्यू के अंदर कहा कि एकनाथ जी शिंदे साहब ने 26,000 नए घर लीगल तरीके से बना करके झोपड़पट्टी और झुग्गियों वालों को बना करके दिया है। तो क्या वो मुमरा में नहीं हो सकता था? हो सकता था, मगर यहाँ पे पॉलिटिकल विल नहीं। यहाँ पर क्या है कि हमारे जो नेता है वो अक्सर क्या करते हैं, देखो आपने हमेशा एक बात सुनी होगी कि अन्य भक्त जो होते हैं वो कहते हैं कि भाई डीजल 200 रुपए लीटर भी अगर हो जाएगा तब भी हम मोदी जी को वोट देंगे। क्यों बोलते हैं ऐसा, वो मालूम है? क्योंकि उनको जात के नाम पे भड़काया जाता है। उसी तरीके से मुमरा कौशल भी जात के नाम पे भड़काया जाता है। नहीं भाई वो फलाने बीजेपी के साथ वाले हैं, वो एनसीपी वाले अजीत पवार साहब के साथ वाले, वो फलाने उसके साथ में वाले। मगर पार्टी के वॉर के लिए बीच की जनता फंस जाती है ना। मैं आगे सुनिए ना, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से क्लस्टर डेवलपमेंट वहां पर आया उस तरीके से हम क्लस्टर डेवलपमेंट का पहला आगाज जो है वो हमने आनंद कोलीवाला से किया, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नजीमुल्लाह साहब ने और राजन खीने साहब ने ली। और आपके शायद आपको मालूम भी पड़ा होगा वहां का यूआरपी क्लियर करके हमने ब्लूप्रिंट के पास भेज दिया। अभी हमारा कौसा का सेकंड यूआरपी बन रहा है, हम उसको लाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात आपने कही कि अधिकारियों के ऊपर, कमिश्नर के ऊपर केस करना चाहिए। हमारे जो म्युनिसिपल कमिश्नर्स होते हैं वो सिर्फ 3 साल के लिए आते हैं और ये जो इलीगल की जो इंडस्ट्री है ये पिछले 40 साल से एक्टिव है। तो ऐसा होता है कि एक कमिश्नर आया, दूसरा गया, तीसरा आया, चौथा आया। हमने पहले मांग ली, आपके आने से पहले मैंने मोइन भाई को यही बात कही है मैंने कि अक्सर होता यह है कि छोटे मोटे लोगों को बली का बकरा बनाया जाता है। हमारे फारूक शेख साहब जिन्हें कोई लेना देना नहीं था इलीगल कंस्ट्रक्शन से, आपको भी मालूम है बहुत नॉन करप्ट आदमी थे, उनको बली का बकरा बनाकर उनको सस्पेंड कर दिया गया। साथ में 2-3 हमारे जो क्लार्क्स हैं, चाहे वो प्रसाद पांडे हो, चाहे वो लिमाये साहब हो, चाहे वो लहाने साहब हो, ना फलाने हो, छोटे मोटे क्लार्क लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। मेरा ये कहना है कि जो लोग उस वक्त में मुमरा कौसा के अंदर धांधली करके, गुंडागर्दी करके पैसा वसूली कर रहे थे और जिनके नाम से वसूली की जा रही थी, उसके अंदर बहुत सारे नाम है कि एमसी थे जो भी रिटायर हो चुके हैं, सब में कुछ 2-3 डीएमसी थे। इन सबको सस्पेंड करना चाहिए। जब तक इन लोगों को सस्पेंड नहीं करेंगे, जब तक महानगर पालिका के ऊपर ये प्रेशर नहीं बनेगा, और प्रेशर नहीं बनेगा तो हमारे लिए सोचेंगे नहीं। तो हमें कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि हमारे जो इलाके के घर जो लोग हैं जो बेघर हो रहे हैं, जिनके घर, आज आप एवी के कंपाउंड में जाकर देखिए तकरीबन 2000 लोग बेघर हो गए। अभी एक लटकती तलवार और 13 बिल्डिंग के ऊपर जिसके ऊपर फिरोज भाई ने कंप्लेंट किया है सदू सेठ की जमीन के ऊपर, उसके ऊपर भी तलवार लटकी हुई। आजकल में उसका भी कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा। अनम पहले से कल ही ऑर्डर आया है, आपने शायद देखा होगा कल के ऑर्डर के बारे में, अभी तक अपलोड नहीं हुआ, शायद आज शाम तक अपलोड हो जाएगा। तो जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं और दूजा भाव कर रहे हैं, मतलब भेदभाव कर रहे हैं, इसके लिए हमें कहीं ना कहीं आवाज उठानी पड़ेगी। और इसके लिए मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नगर सेवकों से कहता हूं कि पार्टी के पद से ऊपर उठ करके एक इंसानियत के नाते से हमें सब उनको एकजुट होकर के काम करना पड़ेगा, तभी कहीं जाके मुमरा कौसा को जितनी बड़ी आफत आई हुई ये टल पाएगी, वरना ये टलेगी नहीं। एक-एक करके सारी बिल्डिंगें ले लेंगे, चाहे वो 9 बिल्डिंग लेना हो, चाहे वो 53 बिल्डिंग लेना हो, चाहे वो 13 बिल्डिंग लेना हो, चाहे वो आनम पैलेस लेना हो, बहुत सारी बिल्डिंग है जिनके कोर्ट के अंदर केसेस चल रहे हैं। जमींदार तो आपकी पार्टी को सबसे नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया आपको कि मैं कांग्रेस में हूं, मैं सत्ते में नहीं हूं सर। राजू भाई, नगर सेवक का इलेक्शन आने वाला है, क्या यहाँ पर राजनीतिक दल इस इमारत को बचाने आ रहे हैं या अपनी सत्ताधारी की रोटी सेकने आ रहे हैं? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त ये बात बोलने का नहीं है। ये वक्त सबको एकजुट होकर के काम कर देखा है। आज ऐसा वक्त आया है कि सारे पॉलिटिकल पार्टी और सारे समाज सेवक जितने भी हमारे साथ में जुड़े हुए जो मुमरा के कुख्यात लोग जो हैं वो सब एकजुट होकर के इस अनम पैलेस को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर ये अगर सेंध लग गई तो पूरा किला ढह जाएगा। ये अगर सेंध लग गई तो पूरा किला ढह जाएगा। नजीमुल्लाह साहब जिस तरीके से भेदभाव वाली कार्रवाई की रहे हैं उस तरीके से जाकर हाईकोर्ट में बताएंगे कि ऐसा मामला चल रहा है, मुमरा कौसा में भेदभाव वाली कार्रवाई हो। बिल्कुल, हमको जब भी, क्योंकि ऐसा है, देखो अभी हाईकोर्ट के जो हमारे जज है BS कुलकर्णी साहब और आरिफ जे डॉक्टर साहब, वो अभी तक के हमारी किसी भी पिटीशन को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। सिर्फ वो इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर ही जो जमींदारों के केस है या इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो केस है उसी को ले रहे हैं। तो हमने बात करिए, थाना महानगर पालिका में 9 प्रभाग समिति
जी। तो इन प्रभाग समिति में इलीगल काम नहीं हो रहे क्या? सब जगह हो रहा है, वही तो हमारा बोलना है कि सब जगह। बाजू में दीवा में हो रहा है, ये दीवा प्रभाग समिति का हिस्सा है ना। एक ही प्रभाग समिति के अंदर एक हिस्से के अंदर भेदभाव किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है वो आपको भी मालूम है। और दूसरी प्रभाग इसी प्रभाग समिति दूसरे हिस्से के अंदर दीवा के अंदर दरदल से आज भी स्लैब डाले जा रहे हैं, आज भी वहां पे बिल्डिंग बनाई जा रही है। एकनाथ शिंदे साहब के साथ में लगातार दिखाई देते हैं और उनके साथ में ताल्लुकात भी अच्छे। तो अभी तक के नजीब भाई ने उनसे बात क्यों नहीं करी? नजीमुल्लाह साहब ने कमिश्नर साहब के पास बैठ करके इसके ऊपर बात की है कि कोर्ट के ऑर्डर को छोड़ दो। कोर्ट के ऑर्डर ऐसे होते हैं कि उसके बीच में हम बोल नहीं सकते हैं। साहब पे तो खुद एलिगेशन है, कमिश्नर साहब अपने आप को बचाने में लगे हुए, वो क्या इसका हल करें? नहीं तो हर आदमी अपने आप को बचाएगा ना भाई, जब उसके ऊपर एलिगेशन आएगा तो अपने आप को बचाएगा ही। और कमिश्नर, मैं समझता हूँ ये बेहतर सवाल जो है आपको कमिश्नर साहब से करना चाहिए, सौरभ राव साहब से, कि आपने अभी तक के कोई हल नहीं है ना। नहीं तो हल नहीं तो फिर हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? हम किसी की कुर्सी पर बैठकर उसका जवाब नहीं दे, हम हमारा जवाब दे सकते हैं। हम आपके लिए खड़े हैं, मैं आज नहीं खड़ा हूँ। ये मेरे पीछे यहाँ पर जावेद भाई खड़े हैं। आप जावेद भाई किधर है हमारे? फहीम, आप उनसे पूछ लीजिए। आप एवीके वालों हमारे सरफराज भाई से पूछ लीजिए कि डे 1 जिस दिन एवीके के अंदर पहली बिल्डिंग तोड़ेगी उस दिन से मैं वहां पर साथ में खड़ा हूँ। आपने मुझे वहां पर हमेशा देखा, कोई आया या नहीं आया, मैं डेली वहां पर खड़ा रहा। शायद मैं खड़ा रहा या नहीं खड़ा रहा। मैंने मनीष जोशी को वहां पर बोला कि खाली करा करके नहीं तोड़ना है आपको। उसने एक ही बात बोला, साहब हम कुछ नहीं कर सकते जब तक कि यहाँ के लोग हमारे सामने शील्ड बन के नहीं खड़े रहेंगे, जब तक हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये हमारी एक बदनसीबी है कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं। अभी देखो आपको दिख रहा है आज ये 3 दिन का उनके पास परमिशन है, वो आज भी तोड़ेंगे, हो सकता है संडे को भी आकर के तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो हमें जब वो आएंगे तब यहाँ खड़े रहकर हमें काम करना। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं बोलना नहीं चाहता ऑन कैमरा, मैं फिर भी आपको बता दूं कि आज सुबह मैं एकनाथ जी शिंदे साहब का सुबह गया था, मुंबई गया था। मुंबई जाकर के आज इसलिए मैं यहाँ पर लेट आया, 11 बजे यहाँ पर आया। मैं मेरी साहब से बात हुई, मैंने साहब से कहा कि साहब 60 तकरीबन घर है उसके अंदर, वो बेघर हो जाएंगे और उसके बाद में सिलसिला रुकेगा नहीं। इसके बाद में 9 बिल्डिंग का ऑर्डर, 13 बिल्डिंग का ऑर्डर और 53 बिल्डिंग का 3 ऑर्डर अभी हमारा पेंडिंग पड़े हुए। जिस दिन उसके ऑर्डर आ जाएंगे तो वो भी बिल्डिंग तोड़ने लगेंगे। तो बोले क्या करना चाहिए? साहब आप एक काम करो, या तो उनको तोड़ रहे तो उनको पर्याय घर दो, उनको ट्रांजिट कैंप जो होते हैं वहां पर घर दिया जाए। हमारा 700 घर यहाँ पड़े हुए दोस्ती के अंदर, हमारे पल्ला के अंदर 1200 घर पड़े हुए, दे दो उनको रहने के लिए। टेम्पररी दे दो, परमानेंट नहीं दे सकते हो ना, टेम्पररी दे दो। जब उनका आसियाना बनेगा वापिस वो फिर कर लेंगे अपने हिसाब से काम। दूसरी चीज ये करना है हमारे को, जो हमारे यूआरपीज है, अर्बन रिन्यूएबल प्लान जो है, जिसका हमने पहला आगाज हमने आदमपुर परिवार में किया है सर, उसको फास्ट ट्रैक पे डाल के 3 महीने के अंदर अंदर हमारे मुमरा का क्लस्टर डेवलपमेंट को डिक्लेयर कर दिया जाए। डिक्लेयर है मगर उसको फास्ट ट्रैक पे डाल के उसका ब्लूप्रिंट निकाल दिया जाए, ताकि जो लोग इलीगल बिल्डिंगों में रह रहे हैं, इलीगल चालियों में रह रहे हैं, झुग्गी और झोपड़ियों में रह रहे हैं, वो किस तरीके से लीगल वेज के अंदर अपना घर ले सके, उसके ऊपर हमें कार्यक्रम बनाना पड़ेगा और लगाना पड़ेगा। क्या आश्वासन दिए उन्होंने? फौरन जिसको फोन करा उनको फोन करके बात बोल दिया उन्होंने, और इसी वजह से मामला भी आपको ठंडा दिख रहा है।